कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, जेट एयरवेज में नरेश गोयल की वापसी हो सकती है, ये अपडेट निकल कर आ रहा है। याद रखिएगा, आज जेट एयरवेज में बोली लगाने का आखिरी दिन है। सूत्रों के मुताबिक से जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल भी इस बिडिंग प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। मेरी सहयोगी सिल्की सिंह जुड़ गई हमारे साथ इसी डिटेल के साथ। सिल्की, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली ही पद छोड़ा था, क्योंकि बैंकर्स नहीं चाहते थे कि ये मैनेजमेंट के साथ रहे। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या डेवलपमेंट है? नरेश गोयल की वापसी हो सकती है? जी ज़रूर, नरेश गोयल की वापसी के पूरे चांसेस हैं और आज हमें बताया गया है कि वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट कर सकते हैं। और जिस तरह से नरेश गोयल की वापसी है, इसे लेकर रास्ते बिल्कुल साफ रखे गए हैं। एसबीआई लेड कंसोर्शियम ने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें कहीं भी नरेश गोयल को इससे बाहर रखने की बात नहीं कही गई है और नरेश गोयल के पास वापसी के रास्ते खुले हुए हैं। आपको बता दें कि नरेश गोयल या तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जेट में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं या फिर वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एयर फ्रांस के साथ मिलकर हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। 75% तक के लिए बोली लगा सकते हैं नरेश गोयल, ये बड़ी एक्सक्लूसिव है। इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स और हैं, कुछ बिडर्स और हैं जिनके बारे में अगर मैं बताऊं तो एतिहाद डेफिनेटली आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना सबमिट करने वाला है। एतिहाद इंडिविजुअली भी कर सकता है और एनआईएफ के रास्ते से भी कर सकता है, क्योंकि एनआईएफ के साथ अगर एतिहाद आता है तो ओपन ऑफर का जो ट्रिगर है वो शूट अप नहीं करेगा। ओके, तो आप बेसिकली जो इस समय की बड़ी खबर है, जो आप कह रही हैं कि नरेश गोयल के पास वो वेयरविदॉल है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टर से बातचीत कर ली है और उस डॉक्यूमेंट में जो ईओआई का तैयार किया था एसबीआई ने, उसमें ये नहीं कहा गया था कि पूर्व प्रमोटर इस पर्टिकुलर बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केसेस जब भी कंपनी दिवालिया घोषित कर दी जाती है या तो एनसीएलटी में जाती है या फिर आईबीसी में जाती है। सिल्की, ये मामला वहां तक नहीं पहुंचा था, ये बैंकर्स के कंट्रोल में आई और फिर बैंकर्स ने इनफैक्ट वो विंडो खुली रखी है कि जिसके हाथ पैसा होगा और जो बेस्ट सूटेड कैंडिडेट होगा उसको शायद एयरलाइन संभालने की कमान दी जा सकती है। आपने कहा एतिहाद भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कई सारे पीई प्लेयर्स का भी नाम आया था, जिसमें केकेआर की बात हो रही थी, टीपीजी की बात हो रही थी। क्या उनकी ओर से भी आज बोली लगेगी? देखिए, जो हमें पता चला है वो टीपीजी कैपिटल, जिसका नाम कई बार लिया जा रहा था कि वो इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना सबमिट करेगी, वो शायद कुछ समय के लिए इस बिड से बाहर रहेगी, इंतजार करेगी कि बैंक की तरफ से एयरलाइन को कितना हेयर कट दिया जाता है। तो टीपीजी फिलहाल रेस से बाहर रहेगी और नरेश गोयल की वापसी हो सकती है एयरलाइन में। और जैसा आपने बताया कि ये केस बिल्कुल अलग है बाकी केसेस के मुकाबले, जहां पर प्रमोटर की री एंट्री नहीं हो सकती थी, वो इस वजह से क्योंकि आईबीसी में अभी भी जेट का केस नहीं गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा कि और हम आपको इनफैक्ट इसका जिक्र भी कर रहे थे इस पूरे हफ्ते कि देखिए, नरेश गोयल को इस समय राइट ऑफ ना करें, इनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिल गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने शायद कई सारे निवेशकों से, कई दूसरी एयरलाइन से बातचीत कर ली है, डीएनए समझते हैं कंपनी का और वो शायद इस रेस में वापस आएंगे। एतिहाद के हाथ भी यहाँ पर एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन एतिहाद एक दूसरे पार्टनर के साथ आएगा। याद रखिएगा, आज जेट के लिए एक बड़ा ट्रेड इसीलिए है क्योंकि आज आखिरी दिन है बोलियां लगाने का। बहुत बहुत शुक्रिया सिल्की इस अपडेट के लिए। स्टॉक देखिए, दोपहर में इनफैक्ट पिछले 10-15 मिनटों में इसमें एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला था, 270 पर आया है, लगभग 1% की बढ़त देखने को मिली है। पिछले एक महीने का चार्ट भी लेकर आते क्योंकि ये एक आउट परफॉर्मर हुआ है, निचले लेवल से एक अच्छी खासी रैली, इसी उम्मीद में कि बड़े प्लेयर्स आएंगे इस स्टॉक ने दिखाई है। देखिए, एक महीने में 11% का उछाल, लेकिन आज जो ट्रेडर्स इसमें अपना लक आजमा रहे हैं उसमें क्या किया जाए? प्रकाश गाबा हमारे साथ है। प्रकाश, आप बताइए, पहले जेट का ट्रेड 270 पर, इस समय अगर किसी ने नई पोजीशन खड़ी करनी है इस डील के चक्कर में, क्या लिया जाए?
एक्चुअली मैं शॉर्टलिस्ट किया था, फिर एंड वक्त मैंने निकाल दिया इसको क्योंकि इसका नाम खराब है इसलिए। लेकिन येस, अप मूव हो सकता है, यहाँ पर 265 का स्टॉप होना चाहिए। अपसाइड टू 280 एक पॉसिबिलिटी है आज के लिए। अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर शायद 300 का जोन भी देखेंगे आते दिनों में, तो एक अप मूव बन सकता है यहाँ पर, ये बात पक्की है। लेकिन रिस्क जैसे होता है स्टॉप 2865। ओके, तो ये फिलहाल तेजी का कैंडिडेट साबित हो सकता है। देखिए प्रकाश कह रहे हैं 265 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदिए। एक्शन में है काउंटर 1% ऊपर और आज आखिरी दिन और इंटरेस्ट तो आ रहा है एतिहाद की ओर से, एयर फ्रांस की ओर से और नरेश गोयल की भी वापसी होगी। मार्केट पर ही एक चेक ले लेते हैं। निफ्टी शांत है, 2 पॉइंट फिलहाल ऊपर है। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। इनफैक्ट अब तक के हाइलाइट्स आपको मैं बता देती हूँ मार्केट के और फिर प्रकाश का भी व्यू लेंगे। देखिए खराब संकेत थे विदेशी बाजारों से, ग्लोबली एक सेल ऑफ देखने को मिला था, उसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ा। दोपहर बाद शायद तस्वीर बेहतर होने की तरफ इशारा कर ही रही है। एचडीएफसी बैंक में आज वो बड़ी जो ब्लॉक डील हुई है उसका प्रेशर निफ्टी बैंक पर छाया हुआ था निचले लेवल से। हालांकि अब निफ्टी बैंक कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, एचडीएफसी बैंक अभी भी 1.5% नीचे। फार्मा शेयरों में आज खरीदारी का जोर है। दूसरी तरफ मिड कैप इंडेक्स देखिए तो ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है सेंसेक्स निफ्टी को, 45 अंकों का उछाल। यहाँ पे रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखने को मिली है और जेट तो एक्टिव काउंटर है ही, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आज शायद नरेश गोयल भी दोबारा एंट्री कर सकते हैं, बोली में पार्टिसिपेट करेंगे जरूर। इनकी भी बिड निकल कर आ सकती है एयर फ्रांस के साथ, दूसरे प्लेयर्स के साथ। तो प्रकाश ये बताइए इंडेक्स का दोपहर के लिए क्या ट्रेड होगा? जैसे मैंने सुबह बताया था कि 11,640 के आसपास सपोर्ट है, वहीं पर सपोर्ट मिला हुआ है। मुझे लगता है 11,700 यहाँ तक जा सकता है आज कल में, लेकिन एक बार 11,700 चला जाएगा तो फिर 11,750 भी देखने को मिल सकता है आते दिनों में। 800 भी जोन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो बेस बना हुआ है लोअर लेवल्स पर बहुत बढ़िया है। खाली सिर्फ क्रॉस करना है 11,690 को बस। 11,690 के पार जाएगा तो तेजी पकड़ेगा जरूर। क्या स्टॉक्स आप लेंगे इस समय? 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है जैसे आपने बताया फार्मा क्षेत्र, मुझे ओरो फार्मा ठीक नजर आता है। इसका टारगेट 810 का है, स्टॉप होगा 787, तो यहाँ पर ओरो फार्मा में खरीदारी बनती है। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर भी एक तेज़ी बनती है सर्टली। और एफएनओ एक्सपायरी है वीकली बैंकिंग का कल, तो मुझे लगता है इसका टारगेट 98 होना चाहिए, स्टॉप होगा 93 का, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में भी लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 23,120 के आसपास। जी हाँ, तो चलिए निफ्टी बैंक सपोर्ट के काफ़ी करीब है। पीएनबी खरीदिए 98 का टारगेट और ओरो फार्मा में 810 के टारगेट के लिए ट्रेड तेजी का लेंगे तो आप फायदा जरूर कमाएंगे। अब रुक करते हैं कि मिड कैप में जो एक्शन है, जहां जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, किन स्टॉक्स की बदौलत है। वरुण हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, देखिए लगातार दूसरा दिन है जहां आपको मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने मिल रही है। आज अगर आप देखें तो निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अच्छा खासा हरे निशान करीब 40-42 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। जिन स्टॉक्स ने इसमें मदद की है उसमें देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे काउंटर है, ऑलमोस्ट ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, करीब 4% के आसपास की तेजी के साथ। एचईजी और ग्रेफाइट, इन दोनों ही काउंटर्स में आज अच्छी तेजी है। ग्रेफाइट देखिए 4% ऊपर है। पीसी ज्वेलर्स और फार्मा काउंटर्स यहाँ अच्छी खासी खरीदारी है। स्ट्राइड फार्मा में करीब 2.5% के आसपास की गेंस है। एक ग्रुप जो काफ़ी ज़्यादा फोकस में है वो है इंडिया बुल्स ग्रुप। इस ग्रुप के ज़्यादातर स्टॉक्स में अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं, खासकर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 11% ऊपर। इसके अलावा इंडिया बुल्स वेंचर, इंडिया बुल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इन सभी काउंटर्स में तेजी है और इसी का इम्पैक्ट रियल एस्टेट काउंटर्स पे भी देखने मिल रहा है। वहाँ लगातार तेजी देखने मिल रही है। ओबेरॉय रियल्टी ऑलमोस्ट 11 महीने के हाइस पे है और ऐसा ही हाल गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का है, जहाँ जम के खरीदारी है, 3% के आसपास की तेजी है। दूसरा सेक्टर जो आज बस कर रहा है वो है केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स। यहाँ जम के खरीदारी है। जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर और हिमाद्री केमिकल्स में 2-2.25% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। तो ये वो स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जहाँ तेजी है। लेकिन जिन स्टॉक्स में आज गिरावट है, फिर से एक बार स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, यहाँ आज फिर से प्रेशर गहराता हुआ 3% के आसपास की गिरावट के साथ। पीएनबी हाउसिंग, डिश टीवी और पेज इंडस्ट्रीज, तो ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज गिरावट देखी जा रही है। ओके, तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखने को मिला है, मिड कैप्स में हरकत देखी गई है। लेकिन एक ग्रुप कंपनी है जहां पर सबसे ज्यादा जोश पिछले 2-3 हफ्तों में देखा गया है। मैं बात कर रही हूं इंडिया बुल्स की। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का चार्ट देखिए, लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया बुल हाउसिंग में तेजी देखने को मिली है और साथ ही साथ इंडिया बुल वेंचर्स में भी बढ़त देखने को मिली है। तो तीनों ये स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आईबी हाउसिंग अब थोड़ा फ्लैट हो चुका है, लेकिन पिछले 2 महीनों से लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ इंडिया बुल वेंचर्स में 3% की तेजी और 11% ऊपर रियल एस्टेट का स्टॉक है ही। वरुण हमारे साथ बने। वरुण बताइए, ये जो पूरा एक्शन बना है
ये लक्ष्मी विलास बैंक के मर्जर की खबर के बाद ही बना है, इसमें बाजार पढ़ क्या रहा है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ये पूरा एक्शन जो मर्जर की खबर थी लक्ष्मी विलास बैंक की, उसके बाद ही बना है। अब इसमें हो ये रहा है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो ओवरऑल प्रॉफिट्स है उसमें 10% जो है वो इंडियाबुल्स रियल एस्टेट का भी आता है। और आरबीआई दरअसल जो रियल एस्टेट कंपनीज है उनको बैंकिंग लाइसेंस देना नहीं चाहता। आपने देखा होगा इसके पहले भी जो बैंकिंग लाइसेंस बांटे गए थे उसमें कोई भी रियल एस्टेट कंपनी को नहीं दिया गया था, लेकिन इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस चाहता है कि हमको बैंकिंग लाइसेंस मिले और इसके लिए वो लक्ष्मी विलास बैंक के साथ मर्जर कर रहा है। लेकिन जो अटकल है, जो अटक रहा है मामला, वो है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट का। तो अब इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने ये साफ कह दिया है कि अगर लाइसेंस के लिए या फिर इस मर्जर के लिए उनको रियल एस्टेट का कारोबार बेचना पड़ रहा है तो वो बेच देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडियाबुल्स रियल एस्टेट अब बिकने के लिए तैयार है। और देखिए, इस वक्त पे अगर आप देखें तो इसको खरीद कौन सकता है? तो जो बड़े बड़े पी प्लेयर्स है जैसे कि केकेआर, ब्लैकस्टोन, वाबर्ग, इनमें से कोई आएगा इसको खरीदने के लिए। और ये कंपनी का जो धंधा है वो भी अच्छा है। 15 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स है। करीब 1000 एकड़ का लैंड है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करीब 2500 एकड़ का लैंड है। तो इस कंपनी के पास एसेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बिकने के लिए तैयार है। तो कोई ना कोई बड़ा पी प्लेयर आके इसको खरीदेगा और इसी वजह से ये स्टॉक चल रहा है। दूसरा है इंडियाबुल्स वेंचर। अब देखिए, इंडियाबुल्स वेंचर का धंधा क्या है? वो फाइनेंसिंग करते हैं, वो लोन देते हैं। अगर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास बैंकिंग लाइसेंस आ जाता है तो इंडियाबुल्स वेंचर्स को जो लोन है वो काफ़ी सस्ते में मिलेगा। तो इसके लिए ये स्टॉक चल रहा है। तीसरा है इंडियाबुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज। दरअसल इस कंपनी में तो काफ़ी सारे धंधे हैं, इंश्योरेंस का भी धंधा है और साथ ही साथ ये भी जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है उसका काम करता है। तो एक ग्रुप कंपनी है और इसको भी फायदा हो सकता है, इसके लिए ये चल रहा है। तो इंडियाबुल्स रियल एस्टेट बिकने की वजह से चल रहा है और इंडियाबुल्स जो वेंचर्स है सस्ता लोन मिलेगा, फायदा काफ़ी मिल सकता है, इसके लिए इसमें तेज़ी है। पोजिशनल ट्रेड है ये, नजर रखिएगा इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के ऊपर भी। देखिए, इंडियाबुल्स ग्रुप ने जिस तरह से लक्ष्मी विलास बैंक के साथ मर्जर किया है, ग्रुप की री रेटिंग के हिसाब से हमें लगा कि आज इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। 120 के लेवल्स इमीडिएटली वॉच करने चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से 106 के आसपास एक हर्डल है। री रेटिंग इनमें जल्दी से आएगी इस क्वार्टर या अगले क्वार्टर और वहाँ पे काफ़ी बड़ी एक अपसाइड क्रिएट होगी। हमारे साथ देखा आप हमारा शो, तो 30% की तेजी दरअसल आपने इसी स्टॉक में कमा ली है। तो देखिए, वो पूरा पैक आज एक्टिव और हम आपको कह ही रहे हैं कि इन स्टॉक्स में आप पैसा लगाएंगे तो फायदा जरूर कमाएंगे। चलिए, इस बीच एक काउंटर प्रकाश के रेडार पर आ रहा है पीवीआर का। सब वॉल्यूम एक्शन है, स्टॉक अभी अभी 1% ऊपर आया है, क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है यहाँ पर एक शुरू हुआ है मूव और करीब करीब बहुत ही टाइट स्टॉप होगा, करीब 1682 का। पॉसिबल है कि अप मूव मिले। पहला टारगेट रहेगा 1720, उसके ऊपर भी जा सकता है। लगता है मूव शुरू हुआ है यहाँ पर, मूव की शुरुआत हो रही है। 1720 का पहला टारगेट आप दे रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट में आपको बताऊं करीब 11.5% बढ़ चुका है इस पर्टिकुलर शेयर में, इसीलिए प्रकाश के रेडार पर भी आ रहा है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आगे निकल कर आएगी, वो हम आपको बताएंगे सीएनबीसी आवाज पर। फिलहाल एक मोमेंटम ट्रेड जरूर देखने को मिला है। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते इस समय का तत्काल ट्रेड। जय ठक्कर कह रहे हैं फर्टिलाइजर कंपनी में दीपक फर्टिलाइजर में बिकवाली करके चले। 140 ये तेजी का ट्रेड है। 141 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 132 रुपए 35 पैसे पर। तो तेजी का ट्रेड दीपक फर्टिलाइजर में इस समय आप लेकर चलेंगे तो फायदा जरूर कमाएंगे। ये एक टीजर है, लेकिन बाकी फर्टिलाइजर शेयरों में भी एक्शन कहां पर है और किस वजह से एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, इस पर